हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 18 अगस्त। आज के मेंस डोज में देखेंगे मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स थे न्यूज़पेपर्स में। तो शुरुआत करें उससे पहले बता दूं कि हमारे इस एडिटोरियल एनालिसिस की खासियत ये है कि आपको मिलता है यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर फ्री। तो आप यहाँ पे इस वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा फॉर मेंस आंसर राइटिंग। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और भेजना है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। कौन सा ग्रुप है ये भी बता देती हूँ। तो देखो ये वाला है मयूरी भागवानी यूपीएससी। ये जो ग्रुप है आप सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। इसके साथ ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना, चैनल ज्वाइन करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसी पे जितने भी पीडीएफ पोस्ट करती हूँ वो आते हैं, जितने भी अपलोड्स हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहीं पे पोस्ट करती हूँ। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। देखो कल जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, हाउ कैन इंडिया बी बेनिफिटेड फ्रॉम द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इंक्रीज इंडियाज कैपेबिलिटीज इन साइंस एंड टेक सेक्टर, एंड दिस यू हैड टू आंसर इन 150 वर्ड्स। तो मुझे जो बेस्ट आंसर्स लगे वो दीपक, सुप्रिया और पीआर के रखे लगे। इन लोगों ने क्या किया है, देखो जैसे मैंने बताया था ना स्ट्रक्चरिंग का, कि आपको पहले बताना चाहिए था इंट्रोडक्शन में। आप लोग इनके आंसर्स भी देखना। इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ जो बतानी चाहिए थी वो ये थी कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्यों साइंस एंड टेक जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप इसमें चाहो तो 51A, आर्टिकल नंबर 51A कर सकते हो मेंशन, जो कि किसी ने किया भी है। इसके साथ आप यहाँ पे SDG गोल्स मेंशन कर सकते हो। साथ में आप ये मेंशन कर सकते हो जो हमने पंच प्रण लिए हैं, ठीक है। पंच प्रण हमारे मोदी जी ने लिए हैं, 2047 तक हमको क्या क्या करना है, तो हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं इसीलिए इसकी ज़रूरत है। इस तरह से इंट्रोडक्शन आप कुछ भी दे सकते हो, कॉन्टेक्स्ट बताना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, सबसे पहले बताओगे व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम साइंस एंड टेक। पहला आपका पार्ट ये होगा, इसमें आप साइंस एंड टेक के बेनिफिट्स बताओगे। बताए सभी ने हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि आप इसको कैटेगराइज कर दो। डिफेंस सेक्टर के एक साथ, हेल्थ सेक्टर के एक साथ, ठीक है, एजुकेशन के एक साथ, सोशल के एक साथ, इकोनॉमिकल के एक साथ, ठीक है। इस तरह के हेडिंग्स देखिए, उनमें थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे अपने पॉइंटर्स, आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो विद एग्जांपल। और इसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा वो उसमें आप बताओगे मेजर्स क्या लेने चाहिए जिसके थ्रू हम साइंस एंड टेक में अच्छा कर पाएं। तो ये आपका सेकंड पार्ट होगा। इसमें आप बताओगे कि जीडीपी का 4% हिस्सा आप दीजिए, पीपीपी प्रोजेक्ट के ऊपर लाइए, ये सब आप चीज़ें यहाँ पे बताओगे। एंड एंड में आप एक कंक्लूजन जो दोगे जो कि एक वे फॉरवर्ड भी हो सकता है। कंक्लूजन में आप ये बता सकते हो कि हम दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसराइल हो गया, जापान हो गया, इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, या फिर क्यों साइंस एंड टेक इतना ज़रूरी है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो बेस्ट आंसर्स मुझे इनके लगे, लेकिन इनके आंसर्स में भी एक प्रॉब्लम थी वर्ड लिमिट की। तो आप लोग वर्ड लिमिट का भी खासा ख्याल रखा करो, इंपॉर्टेंट है वर्ड लिमिट ब्रीच ना हो, नहीं तो आपके दूसरे आंसर्स मिस होने लगेंगे। ओके। इसके अलावा मुझे आयशा का और याचिका का आंसर भी अच्छा लगा, लेकिन आप लोग भी बाकी सभी लोग, सभी को बोलूंगी जो बेस्ट आंसर्स होते हैं ना, डेली बेसिस पे देखो ये बेस्ट आंसर्स चेंज होते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो एक ही पर्सन है जो बेस्ट आंसर्स लिख रहा है। तो आपको हमेशा स्कोप रहता है कि आप दूसरों से सीख सको। तो ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट आंसर्स, एक बार जाके उन बेस्ट आंसर्स को देखा करो। एंड इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू किया करो, जो कि आप करते भी हो। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है आपको ये काम करने से, पीयर रिव्यू करने से बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। ओके। तो आप लोग ये ज़रूर करना और मुझे बताना कि बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं आज के आर्टिकल्स की। पहला आर्टिकल तो है आर्कटिक वार्मिंग के बारे में। देखो ये मैंने सुबह नहीं लिया प्रीलिम्स डोज में, अभी ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। आर्कटिक वार्मिंग के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। आर्कटिक, आई होप सभी को पता है कि नॉर्थ पोल में जो रीजन है उसे आर्कटिक कहा जाता है। पूरा का पूरा ये फ्रोजन रीजन है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सी जो है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली जो ये कहती है कि बाकी पूरी दुनिया जो है जिस हिसाब से यहाँ पे वार्म हो रही है, या जिस हिसाब से बाकी सारी दुनिया में वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसके 4 गुना ज़्यादा
यहाँ पे वार्मिंग हो रही है आर्कटिक में, यानी कि पोल्स में, और इसके पीछे कारण है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे एवरेज जो हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो एवरेज रेट है वार्मिंग का, उससे 4 गुना आर्कटिक में हीटिंग देखने को मिली है। तो देख रहे हो ये लाप्तेयो सी, ये आर्कटिक का ही रीजन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड कलर दिख रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वार्मथ जो है ना, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आप यहाँ जाओगे तो ये थोड़ा कम यहाँ पे वार्मिंग देखने को मिलेगी। तो हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि देखो पोल्स को तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे तो सबसे ज्यादा, सबसे कम वार्मिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी आइस वगैरह है, लेकिन सबसे ज्यादा वार्मिंग यहाँ पे हो रही है। और 2021 जो था आर्कटिक का 7th वार्मेस्ट ईयर था पूरे रिकॉर्ड में। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया, ये देख रहे हो, ये ब्लैक वाली जो लाइन है, ब्लैक वाली लाइन जो है ये टेम्परेचर राइज की लाइन है। और टेम्परेचर राइज जो है ग्लोबली कम हो रहा है अभी, और आर्कटिक में ज्यादा हो रहा है। ओके, देख रहे हो ना, ये वाला ग्राफ ऊपर है और ये वाला ग्राफ नीचे है। तो जो टेम्परेचर राइज ग्लोबली हो रहा है एवरेज में, वो कम हो रहा है, और आर्कटिक का टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या इसके पीछे कारण है। मैंने बताया आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी देखो हो क्या रहा है। अभी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ चीजें जो हैं बहुत ज्यादा तेजी से बदल रही हैं आर्कटिक रीजन में। अब देखो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, पहले ये समझो। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि ग्लोबली जो यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, उससे डबल, उससे ट्रिपल, उससे 4 टाइम्स ज्यादा यहाँ पे वार्मिंग हो रही है आर्कटिक रीजन में। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये लॉन्ग टर्म हीटिंग होती है। अर्थ सरफेस जो है वो लॉन्ग टर्म से जब हीटन अप हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हो, ह्यूमन फैक्टर्स हो, ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स हो, या फिर नेचुरल फैक्टर्स हो, किसी के कारण भी जब टेम्परेचर राइज होता है, और प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ज़्यादा यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज होता है, दैट इज नोन टू बी ग्लोबल वार्मिंग। और अभी हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है प्लैनेट का, वो लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ है। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं प्लैनेट में, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो पोलर रीजन में हुआ है, इसे कहते हैं पोलर एम्प्लीफिकेशन। और ये भी पोलर रीजन में भी सबसे ज़्यादा जो है आर्कटिक रीजन में ज़्यादा देखने को मिला है, रैदर देन द अंटार्कटिक। तो आर्कटिक रीजन में जो ज़्यादा आपको टेम्परेचर राइज देखने को मिला है उसको कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। कई सारे ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज हैं यहाँ पे। पहला तो देखो यहाँ पे आइज अल्बीडो इफेक्ट है। आइज अल्बीडो इफेक्ट क्या होता है ये भी समझा देती हूँ। जो आपका पोलर रीजन है, मान लो ये आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन में पूरा जो लैंड है वो आइस से कवर्ड है, आइस से, स्नो से कवर्ड है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये सन है, सन, जब सन की सनलाइट हमारे अर्थ पे पड़ती है, तो कुछ चीजें होती है जो सन की सनलाइट को यहाँ तो ऑब्जॉर्ब कर लेंगी। तो देखिए होता यूं है कि सन की जो सनलाइट है वो हमारे अर्थ पे पड़ती है, कई बार तो ये अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कई बार ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। तो जो सन की लाइट अगर यहाँ पड़ रही है, तो ये जो हमारा लैंड है, अगर इस पे आप यहाँ पे कॉन्क्रीट के रोड्स वगैरह बना दोगे तो ज्यादा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन आइस जो है उससे क्या कर जाती है, ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो जितना पोर्शन ये सनलाइट का रिफ्लेक्ट करता है ना, इसी पूरे फिनोमेना को कहते हैं अल्बीडो इफेक्ट। ओके, अल्बीडो इफेक्ट। और हो यूं रहा है कि ये जो अल्बीडो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा है आर्कटिक पे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आइस मेल्ट होने लगी है। जब आइस मेल्ट होने लगी है तो लैंड सरफेस आगे आने लगा है, लैंड सरफेस से टकराती है अब ये सनलाइट इंस्टीड ऑफ द आइस, और इसीलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है सनलाइट का। जब सनलाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, हीट ज्यादा फैलेगी, हीट ज्यादा फैलेगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने से और ज्यादा तेजी से मेल्टिंग होगी। ओके, तो ये इशू है। दूसरी चीज ये कि लैप्स रेट का फीडबैक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये लैप्स रेट क्या है। लैप्स रेट का मतलब ये है कि आपके जो लैंड है उस पर कितनी तेजी से टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। मतलब ये है कि मान लो आप एलिवेशन पे, मान लो ये एक माउंटेन है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होने लगेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। ये जो रेट है ना टेम्परेचर ड्रॉप का, उसे कहते हैं लैप्स रेट।
और यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम आर्कटिक की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए तेजी से, तो यहाँ पे ये लैप्स रेट सही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे वार्मिंग हो रही है और इस वार्मिंग के कारण टेम्परेचर जो गिरना चाहिए जिस तेजी से वो नहीं गिर रहा है, तो लैप्स रेट जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है वार्मिंग के कारण, और इसके कारण और ज्यादा वार्मिंग तेज हो रही है। ठीक है, ये भी इशू है। इसके अलावा सी आइज और स्नो जो है उनका भी हमने देखा कि सी आइज और स्नो का जो अल्बीडो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होना है सनलाइट का वो कम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्नो या फिर सी वाटर। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्नो यहाँ पे मेल्ट हो रही है, लैंड सरफेस ऊपर आ रहा है और उससे टकरा रही सनलाइट, इसीलिए अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है और इसी यही कारण है पोलर एम्प्लीफिकेशन का। अब देखो प्रीवियस स्टडीज, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत सारी अलग अलग स्टडीज आ रही है और अलग अलग स्टडीज अलग अलग बातें कह रही हैं। पहली चीज जो है, यहाँ पे कुछ स्टडीज आई जिन्होंने बोला कि आर्कटिक का जो टेम्परेचर है वो टू टाइम्स बढ़ रहा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है। कुछ बोलते हैं कि 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो अलग अलग जो स्टडीज आ रही हैं वो अलग अलग चीजें कह रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज ये याद रखना कि अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है हमारे अर्थ का, तो यहाँ पे जो आइस है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो सकती है, और जो इसका यहाँ पे डिसअपियर होने का रेट है वो 10 टाइम्स बढ़ सकता है, 10 टाइम्स यहाँ पे ग्रेटर हो सकता है आइस का मेल्ट होने का यहाँ पे तरीका, आइस का मेल्ट होने की स्पीड। ओके, अच्छा, इसके साथ एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर ये भी इंक्रीज हो सकता है 3.1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अगर आप बाकी का देखोगे, बाकी जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बाकी पूरे अर्थ पे हीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे 3.1 डिग्री सेल्सियस से हो सकती है। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं आर्कटिक वार्मिंग के, तो देखो ये कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज एक साथ होते हैं, जैसे मतलब जो जिस चीज़ के कारण यहाँ पे वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, कॉन्सिक्वेंस उसके आ रहे हैं और इन कॉन्सिक्वेंसेस के कारण फिर और ज़्यादा वार्मिंग होती है। ठीक है, तो दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे पहला तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहला रीज़न तो ये है कि एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सी मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर की, उसके कारण सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने के कारण यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि जो आइस मेल्ट कर रही है ना वो बड़ी मोटी, बड़ी थिक लेयर ऑफ आइस है, लेकिन जो आइस वापस से एक्यूमुलेट हो रही है वो बहुत कम है, थिन लेयर ऑफ आइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है। तो जम कम आइस रही है, मेल्ट ज्यादा आइस हो रही है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जो ये अनयूजुअल समर टेम्परेचर्स हैं उनके कारण लगभग 6 बिलियन टन ऑफ आइस शीट जो है पर डे मेल्ट हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड की बात करें, ग्रीनलैंड जो है ये आर्कटिक का ही हिस्सा है, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आफ्टर अंटार्कटिका। और इसीलिए ग्रीनलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की अगर आइस मेल्ट हो गई ना तो लगभग लगभग यहाँ पे देखो, लगभग यहाँ पे 1.5 मीटर्स तक का जो आपका सी लेवल है वो राइज हो सकता है। ये इनफैक्ट हो चुका है 2019 में। ग्रीनलैंड की जो यहाँ पे आइस मेल्ट हुई थी उसके कारण सी लेवल 1.5 मीटर से राइज हुआ था। अगर ये पूरी की पूरी शीट मेल्ट हो जाती है तो लगभग 7 मीटर्स से ये सी लेवल राइज हो जाएगा, जिसके कारण कई सारे आइलैंड्स, कई सारे कोस्टल सिटीज डूब सकती हैं। ओके, इसके साथ देखो वार्मिंग जो होती है आर्कटिक ओशन की वो क्यों हो रही है इतनी, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है उसमें एसिडिफिकेशन होने लगा है पॉल्यूशन के कारण, सैलिनिटी लेवल्स जो हैं ये बढ़ने लगे हैं, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होने लगा है, कई सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे एक्सटिंक्ट होने लगी है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे रेनफॉल का भी जो इंसिडेंस है वो बढ़ गया है, रेनफॉल पहले उतनी नहीं होती थी, स्नोफॉल हुआ करता था, अब रेनफॉल भी बढ़ गया है। लीचन्स वगैरह की यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है, लीचन्स का एग्जिस्टेंस यहाँ बढ़ने लगा है, और इस आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के कारण कई सारे जो फ्लोरा एंड फोना है वो एक्सटिंक्ट होने लगे, क्योंकि कई सारों के तो स्टार्वेशन के कारण ही डेथ हो गई। परमाफ्रॉस्ट जो है, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, एक ऐसा लैंड का एरिया जो फ्रोजन रहता है, फ्रोजन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है लैंड का एरिया, इसे कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। ये भी मेल्ट होने लगा है, इसकी भी वार्मिंग थॉइंग होने लगी, और इसके कारण यहाँ पे जो परमाफ्रॉस्ट ने पहले कार्बन या इस तरह की जो गैसेज है वो स्टोर करके रखी थी वो भी अब रिलीज होने लगी है। इसके साथ यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी है, और इसी के साथ यहाँ पे कई सारे जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं जो इसमें ट्रैप्ड थे वो भी बाहर आने लगे हैं, तो इसके कारण हो सकता है डिसीजेज भी बढ़ने लग जाए हमारी ह्यूमैनिटी में। ओके, अब यहाँ पे इसके इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ते हैं, तो देखो आर्कटिक का जो इम्पैक्ट है, आर्कटिक की वार्मिंग का, आर्कटिक में सी मेल्टिंग का जो इम्पैक्ट है वो हमारे मानसून पे पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ
पे जो दोनों इवेंट्स हैं, दोनों एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ये बढ़ रहे हैं। यानी कि आर्कटिक की मेल्टिंग भी बहुत तेजी से हो रही है और हमारे देश में मानसून भी एक्सट्रीम इवेंट्स दिखा रहे हैं। कहीं पे तो बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे वाटर की भी और फूड अवेलेबिलिटी का भी इशू हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखने को मिला कि जब यहाँ पे सी वाटर जो है वो राइज होता है, सी वाटर लेवल जो राइज होता है वार्म टेम्परेचर्स के कारण, आइस मेल्टिंग के कारण, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे देश में रेनफॉल इवेंट्स एक्सट्रीम होने लगते हैं। जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज होती है इस सी आइस के रिड्यूस होने के कारण, आइस के मेल्टिंग के कारण, जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज होने लगती है, वार्म टेम्परेचर आने लगते हैं, अरेबियन सी ज़्यादा वार्म हो जाती है, इसके कारण ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर सकती है। अब यहाँ पे ट्रेड विंड्स और इसी के कारण मानसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक्सट्रीम इवेंट्स ऑफ मानसून हमको देखने को मिल सकते हैं, फ्लड्स वगैरह हमको देखने को मिल सकती हैं। ओके, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है इंडियन कोस्ट के आसपास, और हो सकता है कि ये इसके कारण कई सारी कोस्टल सिटीज हमारी डूब जाए, ठीक है। अब देखो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज सारी कोस्ट पे ही हैं। ग्लोबल एवरेज जो है ना सी लेवल राइज का, उससे ज्यादा इंडिया के कोस्ट पे सी लेवल राइज हो रहा है। इसका प्राइमरी रीजन एक तो है कि पोलर रीजन्स की आइस मेल्ट हो रही है, आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है, और इसके कारण मानसून के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे देश में मानसून एक्सट्रीम हो रहा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, द सेंटर वर्सेस स्टेट टसल ओवर आईएएस पोस्टिंग। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पोस्टिंग को लेकर ये पूरा इशू है। सिविल सर्विसेज जो है वो देखो, एक बार क्या होता है, यूपीएससी आप देते हो, यूपीएससी जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है। तो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे आपकी जो इमीडिएट, आप किसके अंडर रहते हो, इमीडिएट आपका कंट्रोल जो है वो स्टेट के पास रहता है, लेकिन आपका अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो सेंटर के पास रहता है, ठीक है। तो आप पोस्ट जो मिलती है आपको स्टेट के अंदर अंतर्गत मिलती है, हालांकि आपको सेंट्रल डेप्यूटेशन भी मिलती रहती है। अब याद रखना, सेंट्रल डेप्यूटेशन जब मिलती है ना तो यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है। ओके, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसेंटिव्स कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। इसीलिए लोग जो हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, सेंट्रल डेप्यूटेशन लेना कम पसंद करते हैं, और इसको लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में टसल चलती रहती है। अभी देखा गया है कि बहुत ही कम लोग जो हैं, बहुत ही कम ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग जो हैं वो सेंट्रल डेप्यूटेशन लेना पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे स्टेट में ही सर्व करना पसंद करते हैं, स्टेट में अच्छे से उनका काम चल रहा होता है, अपने ही होम स्टेट में या होम स्टेट के आसपास काम मिल जाता है, इंसेंटिव अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता, इसीलिए सेंट्रल डेप्यूटेशन लेना कोई पसंद नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे इशूज़ हैं जिसके कारण लोग सेंट्रल डेप्यूटेशन नहीं लेते। जैसे कि क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक बेनिफिट जो है, पॉजिटिव पॉइंट जो है सेंट्रल डेप्यूटेशन का, वो ये कि आपको क्रिटिकल, एकदम क्रूशियल डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है। आप इनफैक्ट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हो, कई जगह पे नेशनल पॉलिसी की फॉर्मुलेशन आप करते हो, ठीक है। तो एक सेटिस्फैक्शन का जो सेंस है ना वो आपको मिलता है, किसी भी सेक्टर में काम करो, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, जिसमें भी काम करो। तो यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिलती हैं, और बाहर फॉरेन में ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती है, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ डील करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है जिसके कारण लोग कम पसंद करते हैं सेंट्रल डिप्यूटेशन लेना। पहला तो ये कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, काम बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ में कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपको बनानी होती है, कई सारी तो पीएम के साथ सीधे आपको डीलिंग करनी होती है, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बड़ा ही यहाँ पे सेंसिटिव काम है ये। ओके, कॉन्फिडेंशियल काम होता है। इसके साथ यहाँ पे इंसेंटिव्स उतने नहीं हैं। अब देखो वो लोग जनरली सेंट्रल डेप्यूटेशन के साथ ले जाते हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट मिल जाता है कैडर के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है नॉर्थ ईस्ट से अच्छा तो सेंट्रल एरिया में, सेंटर में डेप्यूटेशन कर लो, सेंटर में पोस्टिंग ले लो, ठीक है। तो ये एक इशू है। अच्छा, इसके साथ देखो अभी यहाँ पे कई एक सीरियस सिचुएशन आ गई, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे ज़रूरत है ऑल इंडिया सर्विसेज की सेंट्रल लेवल पे, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब आप बोलोगे लेटरल एंट्री जो हम कराने लग गए थे, लेटरल एंट्री यानी कि प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोगों को लाने लग गए थे हम सेंटर में, ठीक है। तो लेटरल एंट्री हम करवाने लग गए थे, लेकिन ये लेटरल एंट्री भी एक सीमा तक की जा सकती है, ठीक है। इसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है नहीं, ठीक है। जैसे आईपीएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स के लिए कई सारी वैकेंसी सेंटर पे निकलती है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन सब के लिए। लेकिन यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। ओके, इसके साथ यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो कम है,
और देखो हर कोई जो है वो पसंद करता है कि यहाँ पे ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे उसको आराम की ज़िंदगी, कंफर्ट की ज़िंदगी मिले। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेट लेवल पे अगर आप जॉब करते हो, स्टेट लेवल पे पोस्टिंग लेते हो, कंफर्ट ज़्यादा है, इसीलिए कोई भी जाना नहीं चाहता। इंसेंटिव्स की भी कमी है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अपॉइंटमेंट की बात करें तो आपको पता है अपॉइंटमेंट कैसे होता है। यूपीएससी एग्जाम दो, 3 से 4 लाख बच्चे यूपीएससी एग्जाम देते हैं, उसमें से 1000 पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। अपॉइंटमेंट जो होते हैं उसमें वेरियस स्टेट्स में अपॉइंटमेंट होते हैं, अलग अलग ऑफिस में अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द करियर जो है वो स्टेट सर्विसेज में, स्टेट में ही आपका चला जाता है। ठीक है, सेंटर में डेपुटेशन के लिए आपको कुछ ही टाइम, लाइक 3 से 5 महीने, 3 से 5 साल आपको करने पड़ती है डेपुटेशन। ओके, सेंट्रल डेपुटेशन। इसमें भी देखो क्या है, स्टेट जो है वो अपनी अथॉरिटी चाहता है, सेंटर जो है अपनी अथॉरिटी। जैसे सेंटर जो है, अगर स्टेट जो है, स्टेट के अंदर आप इमीडिएट कंट्रोल में हो, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो मिसकंडक्ट में आता है तो स्टेट जो है वो सीधे आपको कंट्रोल कर सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगा सकता है। लेकिन बड़ी पेनल्टी लगाने के लिए उन्हें सेंटर की रजामंदी चाहिए होगी। अगर आपको किसी ऑफिसर को सस्पेंड करना है तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है सस्पेंड, लेकिन उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रजामंदी की जरूरत होगी। तो सेंटर जो है काफी ज्यादा सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। अभी देखो क्या देखने को मिल रहा था, पॉलिटिक्स भी बहुत चल रही है इस चीज को लेकर। सेंटर चाहता है कि बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या चीफ सेक्रेटरीज हैं वो सेंटर के पास आए डिप्यूटेशन के लिए, लेकिन स्टेट उनको रिलीव नहीं करना चाहता। अब इसको लेके सेंटर और स्टेट में आपस में झड़प चलती रहती है कि आप हमें ये ऑफिसर्स दो, आप हमें ये ऑफिसर्स दो। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं आपस में पॉलिटिकल, इनके बीच में झड़प चलती रहती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं सोच रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेबल सिस्टम हमको चाहिए सिविल सर्विसेज का, जिसमें हम डेमोक्रेटिक और रिस्पॉन्सिबल तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकें। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। आपका क्वेश्चन मेंस का ये रहा, हाउ इज द क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द पोलर और आर्कटिक क्लाइमेट, एक्सप्लेन इन 150 वर्ड्स। ओके, तो इसके आंसर्स मुझे टेलीग्राम पे आप लोग भेजना, एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू करना, मैं भी रिव्यू करूंगी और बेस्ट आंसर कौन सा है आपको बताऊंगी। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना अपना फीडबैक, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।